छोटे से गांव जिसका नाम था शांतिपुर। वहां एक नौजवान था जिसका नाम था किशन। किशन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सालों से खेती कर रहा था। उसकी पत्नी राधा भी बहुत सीधी और संस्कारी थी। वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। इस साल किशन ने सोचा कि वो अपनी बंजर जमीन पर कुछ नया उगाएगा। उसने गांव के साहूकार से थोड़ा कर्ज लिया और मक्के की खेती शुरू की। दिन रात एक कर दी उसने। राधा भी खेतों में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। देखो राधा, इस बार मक्का कितना अच्छा हुआ है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ किशन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्काने रास नहीं आई। जैसे ही फसल पककर तैयार हुई, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और भारी बारिश। किशन, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ बह ना जाए। किशन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह किशन साहूकार हरि प्रसाद के पास गया जिससे उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद साहूकार थोड़ा सा समय दे देगा। साहूकार जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी किशन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। साहूकार जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। किशन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब न तो खेत था, न पैसा और न ही कोई आसरा। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। साहूकार ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। किशन का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। किशन का परिवार गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ रहा था। दूर से उन्हें एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। देखो राधा, वह कुटिया, शायद वहां कोई रहता हो। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ। किशन और राधा चौंक गए। उन्होंने देखा, कुटिया के बाहर एक रंग बिरंगा तोता बैठा था। ये तोता बोलता है। हाँ, मैं बोलता हूँ। यह बुढ़िया माँ की कुटिया थी। कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। अब तुम यहाँ रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब यही टूटी कुटिया हमारा नया ठिकाना है। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह किशन जंगल में लकड़ी काटने निकला ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। राधा, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। गहरी सोच में डूबा हुआ किशन जंगल में लकड़ियां काटने लगा।
कुछ देर बाद उसने लकड़ियां बांधी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, न ही कोई आवाज थी। अरे, ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता। लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आ रही थी। आसमान में बादल घिरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। किशन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वह आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी वीरान मंदिर पर पड़ी। यह वही मंदिर था जिसके बारे में गांव में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। किशन डरते डरते उस मंदिर के पास पहुंचा। बारिश तेज थी और भूख की ज्वाला भी बढ़ रही थी। हाँ, बस कुछ देर बैठूंगा, फिर बारिश रुकते ही यहां से निकल जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? बाहर से ये मंदिर तो एकदम खंडहर जैसी और अंदर किसी योगी के आश्रम जैसी। किशन भूल चुका था कि वह रास्ता भटक गया था। तभी उसकी नजर एक कक्ष की ओर गई जहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। और लोमड़ी साथ साथ। बड़ी विचित्र बात है। इस वीरान मंदिर में ये दोनों क्या कर रहे हैं? उल्लू तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रोज खाता पीता है। और ये लोमड़ी तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी बांधी गई है। इसका मतलब क्या कोई इस मंदिर में रहता है? आखिरकार तू आ ही गया किशन, लेकिन तूने आने में देर कर दी। तो क्या हो गया? अगर सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हैं? ये कैसे संभव है? तुम तो एक उल्लू हो। तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? और ये लोमड़ी भी, ये कैसे इंसानों की भाषा में बात कर रही है? हम दोनों इंसानों की भाषा में क्यों और कैसे बात कर रहे हैं, इसका रहस्य तुझे कुछ देर बाद पता लग जाएगा। हम यह तुझे अभी नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हम दोनों को एक वरदान प्राप्त है। इस मंदिर में कोई नहीं आता। तू पहला मनुष्य है जो यहाँ आया है। और तू बड़ा तकदीर वाला भी है। हैं? क्या मतलब? मेरे दोस्त, डर मत। हम तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे वरदान मिला है कि मैं इंसान को सही राह दिखा सकता हूँ, और मेरी दोस्त लोमड़ी को वरदान मिला है कि वह इंसान को विनाश की राह दिखा सकती है। हैं? क्या मतलब? अरे भाई, मतलब यह है कि हम किस्मत तो नहीं लिखते, पर हम ऐसे मौके जरूर दिखाते हैं जिससे किस्मत बनाई जा सकती है। एक राह भलाई की और एक राह बर्बादी की। जो तू चुनेगा उसी से तेरी किस्मत बनेगी। हाँ, तुम्हारी कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही है और कुछ तो बिल्कुल ही नहीं। हम समझाते हैं। देखो, आज पूर्णिमा है और हर पूर्णिमा की रात को हम दोनों तुझे एक एक रास्ता दिखाएंगे। तू जो चुनेगा वही तेरी दिशा तय करेगा। अगर मैं तुझे अच्छाई का रास्ता दिखाऊंगा तो यह लोमड़ी तुझे उसी रास्ते पर चलते हुए उसका विपरीत परिणाम भी दिखाएगी। परिणाम विपरीत होगा और तेरे लिए वह परिणाम बुरा भी हो सकता है, और तेरा चुनाव ही तेरी किस्मत तय करेगा। अगर तू सही चुनाव करेगा तो विश्वास कर, तेरी तकदीर के सितारे पलट जाएंगे। किशन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने अपना मन बना लिया। हाँ, तो ठीक है, हम तैयार हैं। तो फिर जा। तेरे गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है ना? हाँ हाँ, गांव के छोर पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, लेकिन वह पेड़ तो सूखा पड़ा है और फल भी नहीं देता। ना तो वो पेड़ किसी काम का आ रहा है और ना उसकी जड़ें।
अरे बल्कि हमारे गांव के लोग उधर झांकने भी नहीं जाते। लेकिन तू जा, उस पेड़ की जड़ों के नीचे एक मिट्टी का कलश है। तुझे जमीन खोदनी होगी। जब तू तलाशी लेगा तो तुझे वह कलश मिल जाएगा। उस कलश में बेशुमार प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां रखी हुई हैं, जो किसी अर्षि की हैं। हाँ, अब वह अर्षि इस संसार में नहीं है। हजारों साल पहले वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। उसने वे पांडुलिपियां वहां छुपा कर रखी थीं। तू उन पांडुलिपियों को हासिल कर सकता है। यह सुनकर किशन खुश हो गया। वह जाने ही वाला था कि तभी लोमड़ी बोल पड़ी। लेकिन रुक जा, रुक जा। अब मैं तुझे इसका विपरीत परिणाम बताती हूँ। उस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी और विशाल हैं और जमीन बहुत पत्थरीली है। जब तू कलश निकालने लगेगा तब पेड़ गिर सकता है। तू घायल भी हो सकता है। चोट इतनी गहरी हो सकती है कि तेरी मृत्यु भी हो जाए। इससे बेहतर एक दूसरा रास्ता बताती हूँ। सुन, तू सीधे गांव के सबसे धनी सेठ जीवन लाल के घर घुस जा। वहां एक गुप्त कमरा है जिसे सेठ बंद नहीं रखता, लेकिन उस कमरे में बहुत सारा धन रखा हुआ है। इस रहस्य को केवल सेठ जानता है। तू चोरी कर ले, किसी को शक भी नहीं होगा। उस कमरे में भी बहुत अधिक धन रखा हुआ है। किशन गहरी सोच में डूब गया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर तय किया। हाँ, हम तो यहाँ से अभी जा रहे हैं। फैसला हम बाद में करेंगे। अगली पूर्णिमा को फिर से आऊंगा। रुको, रुको। जाने से पहले एक बात याद रखना, किशन। हम दोनों के रहस्य को तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो अगली पूर्णिमा की रात तुम चाहकर भी इस मंदिर की ओर आ नहीं पाओगे। तुम्हें यह मंदिर दिखाई नहीं देगा। हाँ। किशन जंगल से गांव की ओर जा रहा है। किशन सीधे सेठ जीवनलाल के घर की बजाय सूखे बरगद के पेड़ की ओर चला गया। खेत की ओर जाते हुए वह बुदबुदाने लगा। हमें तो लग रहा है कि इस बार वाकई में हमारी तकदीर बदलने वाली है। हाँ। किशन ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद उसे वह मिट्टी का कलश मिल गया। किशन कलश को लेकर पेड़ से बाहर आया और रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर अगले दिन पूर्णिमा की रात थी। किशन और राधा पांडुलिपियों को उलट पलट रहे थे। अचानक उनमें से एक पांडुलिपि से एक रहस्यमयी रोशनी निकली और हवा में कुछ चमकते हुए सिक्के गिरने लगे। ये क्या है? सोने के सिक्के? हे भगवान, ये तो सचमुच के सोने के सिक्के हैं। इतनी दौलत तो हमने कभी नहीं देखी। उन सिक्कों से उनकी पूरी कुटिया रोशन हो गई। उस रात किशन और राधा की आंखों में नींद नहीं थी। उनकी गरीबी के बादल छोड़ चुके थे। अगली सुबह किशन इन सिक्कों को लेकर बाजार में गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और राधा के लिए एक रंगीन आज साड़ी। दिल में सुकून मिला राधा। बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान देखी, वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है। लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। किशन उसी दिन सीधा साहूकार हरिप्रसाद के घर पर गया। उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। जी, ये लीजिए आपका कर्जा, पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। किशन, यह सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? साहूकार जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मेहनत की है और भगवान के दया से ये मिला है। तू यह सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया है साहूकार जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। साहूकार को शक था, लेकिन सामने सोने के सिक्के देखकर वह चुप हो गया। जमीन के कागज लौट आए और किशन वहां से निकल गया। अब किशन के पास सब कुछ था।
लेकिन वो फिर भी उसी सादगी से जीता रहा। अब क्या करने का सोच रहे हो आप? अब गांव में छोटा सा व्यापार शुरू करूंगा। लकड़ी और कोयले का एक गोदाम खोलूंगा और गांव के लोगों को भी काम दूंगा। अगले दिन से किशन ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। कुछ लकड़ियां जंगल से लाकर वहां पर बेचना शुरू किया। लोगों को अच्छा सामान मिला और किशन को मेहनत की इज्जत मिलने लगी। किशन भाई, तुम्हारा माल तो बढ़िया होता है। अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता और भाव भी ठीक देते हो। हम तो सबके हैं भाई। जब हम भूखे थे तब भी गांव हमारे साथ था। अब हम थोड़ा कुछ कर सके तो वही सबसे बड़ी बात है। तुमने सब कुछ सच में संभाल लिया किशन। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। नहीं राधा, भगवान ने हम पर भरोसा किया है और हमने उस भरोसे को निभा दिया। महाराज, यह कर्म है। किशन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?